सामान्य अध्ययन की इस सीरीज में अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन ये खून का एक भाग है, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है। तो किडनी का मुख्य कार्य है हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। अगला प्रश्न है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन है। तो हड्डियां और दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों सही हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप्स। ये कान की हड्डी होती है और यही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहीं कहीं इसको स्टेपिस बोलते हैं, कहीं कहीं इसको स्टेप्स बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर की हड्डी होती है, वो जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी आपका सूर्य की रोशनी में भी बनता है, इसलिए बच्चों को आपने देखा होगा कि तेल लगाकर थोड़ी देर धूप में उसको लिटा दिया जाता है, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, और यही विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सांस में कौन सी गैस ली जाती है। तो मनुष्य सांस में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में अधिकतम 32 दांत होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन है। तो इसका वाहक ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर होती है, यही इसका वाहक है। और ख़ास बात यह है कि ये जो मच्छर होते हैं ये सिर्फ दिन में ही काटते हैं, रात में नहीं काटते हैं। तो मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैजा। हैजा आपका दूषित जल से फैलता है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है। जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो रक्त को छानने के लिए, शुद्ध करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसका आंसर होगा डायलिसिस का प्रयोग किडनी के इलाज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन ए मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वार या येलो फीवर, तीनों रोग मच्छरों से होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है, चूहा। चूहा प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को ऑप्शन बी, फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कवकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, इससे संबंधित विज्ञान के अध्ययन के विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विषाणु रोग की खोज किसने की। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, इवानोव्स्की। इन्होंने तंबाकू पर एक रोग की खोज करते करते, तंबाकू के पौधे पर रोग की खोज करते करते इन्होंने विषाणु की खोज की थी। इनका नाम था इवानोव्स्की। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लीवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज आपकी लीवेनहॉक या एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, टीबी के टीके की खोज किसने की थी। आपका आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट कोच ने। टीबी के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा
कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेन। अगला प्रश्न है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रायोफाइलम। इसकी पत्ती में जड़ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा कौन सा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए नागफनी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पर्णदल या लैमिना। इसी में आपका प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसकी सहायता से होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रंध्र। उस पौधों के पत्तियों में रंध्र होते हैं, इसी से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, पौधों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। पौधों की उम्र का पता उसमें जो वलय होते हैं उन्हीं को गिनकर लगाया जाता है। हर एक साल में एक वलय आ जाता है, इसी से पता लग जाता है पौधा कितने साल पुराना है। अगला प्रश्न है, कार्क कहाँ से प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुबेरिन से। कार्क सुबेरिन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प का नर जननांग है? आपका पुमंग जो है ये पुष्प का नर जननांग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुमंग। अगला प्रश्न है, पुष्प का मादा जननांग है? तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जायंग। पुमंग आपका नर जननांग है और जायंग आपका मादा जननांग है। अगला प्रश्न है, अनिषेक फलन के उदाहरण हैं? यहाँ केला, पपीता, अंगूर तीनों ही आपकी अनिषेक फलन के उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है? ऑप्शन बी जाइलम। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोएम। फ्लोएम से ही पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक कौन से हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शीर्षस्थ विभज्योतक। इसका काम है शीर्ष के पौधों के शीर्ष में विभाजन करना, जिससे वो बढ़ते रहें। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती। पत्ती ही मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन का क्रम क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व लोहा और मैग्नीशियम है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा लोहा और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पौधों में ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। अगला प्रश्न है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन डी एथिलीन हार्मोन है। ये पौधों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वृद्धि रोधक हार्मोन है? ये वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, एब्सिसिक एसिड भी है और एथिलीन है। एब्सिसिक एसिड के कारण पौधे बौने हो जाते हैं और एथिलीन पौधों को जल्दी से यानी फसलों को जल्दी तैयार कर देता है या फलों को जल्दी पका देता है, इसलिए वो पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड और एथिलीन दोनों। अगला प्रश्न है, मोजैक रोग किस पौधे में होता है? तो यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोजैक रोग तंबाकू में होता है। अगला प्रश्न है, साइट्रस कंकर नामक रोग किस पौधे में होता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नींबू। साइट्रस कंकर नामक रोग नींबू के पौधे में होता है। अगला प्रश्न है, बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है जिससे वो बढ़े ना। अगला प्रश्न है, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन साइटोकाइनिन है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा कंपानुकंचनी गति दर्शाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी छुई मुई राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी छुई मुई। छुई मुई पौधे को जैसे आप छुई लेंगे वैसे वो सिकुड़ जाता है, इसलिए कंपानुकंचनी गति दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बंकी टॉप रोग किस पौधे में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केला। बंकी टॉप रोग केला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ दिए हुए ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी टेंसले ने। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। अगला प्रश्न है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंटूर खेती। पर्वतीय भागों में कंटूर खेती सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो वो उपभोक्ता जो घास या पेड़ पौधे को खाकर बढ़ते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता वो पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाए वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। और एक होता है जीवाणु, वो जो सबको नष्ट कर देता है। तो यहाँ गाय, बकरी और चूहा ये तीनों शाकाहारी हैं, इसलिए तीनों प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? तो दिल्ली में सबसे कम वायु प्रदूषण आपका सीएनजी करती है, इसलिए सही उत्तर होगा सीएनजी। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का अर्थ होता है कि मृदा का कट जाना या धीमे धीमे कट करके बह जाना। ये अतिचारण से भी होता है और वनोन्मूलन से भी होता है और भूस्खलन से भी होता है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी अतिचारण से, यानी अगर जानवरों को ज़्यादा चराएंगे तब भी मृदा अपरदन ज़्यादा होगा, अगर वन समाप्त हो जाते हैं तब भी जमीन का कटाव ज़्यादा होता है, और भूस्खलन से मृदा अपरदन होता ही है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है और जो आपके नुकसानदायक होती है उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी SO2 प्लस NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? ECG का अर्थ होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये आपका ऑप्शन ये बी है, हृदय। ECG का इलाज हृदय के रोग में किया जाता है। ये नापता है हृदय की धड़कनों से, इसी से पता लगता है हृदय की कमजोरी, हृदय कमजोर है या नहीं है, इसी को देखने के लिए ECG का टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपको चोट लग जाए, आपका खून बहने लगे, थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर खून जम जाता है, या जहाँ घाव लगी रहती है वहाँ भी खून जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। जब बाहर खून जम जाता है तो शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता होगा? तो उसका एक कारण है ऑप्शन ए हिपैरिन। शरीर में हिपैरिन पाया जाता है जिसके कारण उसका खून नहीं जमता है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिपैरिन। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।